हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस फाइबर क्लासेस। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो जो मैं लेकर आई हूँ काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है हाउ टू क्रैक चंडीगढ़ पीआरटी एग्ज़ाम। अभी रिसेंट में मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि जो चंडीगढ़ पीआरटी है उसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो एक्सटेंड हो गई है। ठीक है, पहले आपका जो एग्जाम था वो 19 मार्च को होने वाला था, बट अब 19 मार्च को ना होके आपका जो एग्जाम है वो 18 अप्रैल को होगा। ठीक है, ये ऑफिशियल डेट है वो जारी कर दी गई है। तो इस बीच आपके पास में अभी 1 मंथ का टाइम आपके पास में और है। तो कोई भी ऐसा कैंडिडेट जिसकी अभी तैयारी अच्छे से नहीं हुई है तो उसके पास चांसेस है अपनी तैयारी को और अच्छी बेहतर करने का। तो कैसे आप चंडीगढ़ जेबीटी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, ये पूरी स्ट्रेटेजी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगे। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटेजी जानने से पहले हम ये देख लेते हैं मोटा मोटा कि इसमें जो नंबर ऑफ सब्जेक्ट है वो कितने आएंगे, क्या इसका एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ पर अगर हम नंबर ऑफ सब्जेक्ट की बात करते हैं तो चंडीगढ़ जेबीटी जो एग्जाम है इसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स आपसे 11 पूछे जाएंगे। जैसा कि आप मेरे से बोर्ड पर देख पा रहे हैं, इसमें जनरल अवेयरनेस पूछी जाएगी, अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी जिसको हम एप्टीट्यूड बोलते हैं वो आएगा, रीजनिंग पूछी जाएगी, आईसीटी, पंजाबी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज आएगी, मैथमेटिक्स पूछा जाएगा, साइंस पूछी जाएगी, सोशल साइंस पूछी जाएगी और टीचिंग एप्टीट्यूड है वो यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, बात करते हैं कितने मार्क्स का पूछा जाएगा। तो जीए की बात करते हैं तो 15 मार्क्स का आएगा। जो एप्टीट्यूड वाला पार्ट है ये भी 15 मार्क्स का आएगा, रीजनिंग है ये भी 15 मार्क्स की आएगी और जो आईसीटी है ये भी कितनी आएगी, 15 मार्क्स की आएगी। और जब हम लैंग्वेजेस की बात करते हैं तो पंजाबी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज, ये तीनों ही 10-10 मार्क्स की यानी ये 30 मार्क्स की आपका लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो यहाँ पर रहेगा। उसके बाद बात करते हैं मैथमेटिक्स 15 नंबर का, साइंस 15 नंबर की, एसएसटी 15 नंबर की और टीचिंग एप्टीट्यूड भी कितने नंबर का पूछा जाएगा, 15 नंबर का पूछा जाएगा। तो इस हिसाब से टोटल जो मार्क्स बनते हैं पेपर के वो 150 मार्क्स का बनता है, जिसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो रहेगी। ठीक है, और 150 मार्क्स का पेपर सोल्व करने के लिए आपको यहाँ पर 150 मिनट ही मिलेगी। अब आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इसमें, मैंने जो वीडियो डाली थी, मैंने बहुत सी वीडियो डाली थी जिसमें मैंने सारा आपका जितना भी सब्जेक्ट है उसमें बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको बता रखा है, क्योंकि अब की बार चंडीगढ़ की तरफ से ऑफिशियल सिलेबस जारी किया गया था जिसमें आपको ये भी बताया गया था कि आपको किस सब्जेक्ट से कौन कौन से टॉपिक है पढ़ने हैं। ठीक है, तो मैंने सभी की वीडियो है वो डाल रखी है, तो आगे अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो आप उस वीडियो को देखिए। मैंने बता रखा है कि किस सब्जेक्ट में आपको कौन कौन से टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं, तो ये आपके लिए एक इजी वे हो गया है। क्योंकि चंडीगढ़ जेबीटी वाले बच्चे जो हमेशा 1 to 5 की तैयारी करते थे, अब की बार उनको 9-10 का भी सिलेबस पढ़ने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो सिलेबस जारी करके आपको एक बेनिफिट दिया गया है कि आपको वही टॉपिक यहाँ पर पढ़ने हैं और वही टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आपको कैसे टैकल करना है, जो जीए वाला पार्ट है, ठीक है, इसकी अगर हम बात करें तो जीए आप डिफरेंट बुक से ना पढ़ के, यानी अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो एनसीईआरटी पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम है वो वेस्ट होगा, क्योंकि आपको पता है जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी का पॉलिटी वाला पार्ट, इकोनॉमिक्स वाले सारे ही पार्ट पूछे जाते हैं। तो एनसीईआरटी को आप थोड़ा अवॉइड करें और एक बुक आती है जिसका नाम है लुसेंट जीके, अगर आप इस बुक को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप जीए में 15 में से 10+ मार्क्स इजिली स्कोर कर पाएंगे। उसके बाद फिर आता है अर्थमेटिक और न्यूमेरिकल एबिलिटी, यानी जिसको हम यहाँ पर एप्टीट्यूड बोलते हैं। अब यहाँ पे जो आपका मैथ वाला पोर्शन है वो 2 बार पूछा गया है, एक तो यहाँ पर एप्टीट्यूड करके पूछा गया है और दूसरा यहाँ पर मैथमेटिक्स पूछा गया है। तो ये जो आपका मैथमेटिक्स है ये आपका 9 to 10 की जो एनसीईआरटी वाला जो मैथ है उसके जो टॉपिक्स है वो आपसे पूछे जाने हैं। यानी यहाँ पर आपको 6 to 10 की जो एनसीईआरटी है उसके जितने भी टॉपिक्स बनते हैं आपको वो पढ़ने हैं, जैसे एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो, प्रोपोर्शन, जितने भी 6 to 10 में बनते हैं आपको वो करना है। और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल एबिलिटी वाला पार्ट है इसमें आपको जो बोर्ड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, वो वाले टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है, तो यहाँ से टोटल आपका
आपका जो बनता है वो 15+15 यानी 30 मार्क्स का आपका कौन सा पार्ट बनता है, मैथमेटिक्स वाला पार्ट। तो इसको आपको कौन से बुक से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। मान लो आपने कोई एक टॉपिक उठाया HCF और LCM, ठीक है, ये क्लास 8 में आता है HCF और LCM। आपने ये क्वेश्चन, ये टॉपिक पढ़ लिया, तो अब आपको एक बुक उठानी है। अगर आपके पास में कोई अच्छी बुक है तो ठीक है, RS अग्रवाल है, तो इससे आप HCF और LCM के बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आप उससे इजिली जब ये टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद आप इसके क्वेश्चन लगाइए, आपका एक टॉपिक इजिली वहां से कवर हो जाएगा। तो ये तो आपकी मैथ पढ़ने की स्ट्रेटेजी है। अब ये 30 मार्क्स का पूछा गया है, तो इसका मतलब आपको मैथ को तो अब अपने एग्जाम तक हर दिन रेगुलर प्रैक्टिस करना है, तब आपका यहाँ पे जाके मैथ्स है वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। तो मैंने कौन सी बुक बताई, RS अग्रवाल की बुक, जो सबसे अच्छी बुक है वो मानी गई है, ठीक है। यहाँ पर जो RS अग्रवाल की बुक आती है ये 2 टाइप की आती है, एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आती है। यहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाली नहीं पढ़नी, यहाँ पर जो 6 to 10 की जो RS अग्रवाल की बुक आती है, जिसमें 6 to लेके 10 तक की पूरे NCERT का सार होता है, उसमें कुछ एक्सटर्नल क्वेश्चन भी होते हैं, वो वाली बुक्स यहाँ पर आपको लेनी है और उससे प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्योंकि ये जो एप्टीट्यूड वाली बुक है ना RS अग्रवाल, इसमें SBI जो CBO जो भी बैंक के एग्जाम होते हैं, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, जितने भी सिविल सर्विसेज के एग्जाम होते हैं, उसके बेस पर बनाई गई है। लेकिन जो RS अग्रवाल होती है 6 to 10 की, वो NCERT का सार होती है, तो आप उस बुक को परचेज कीजिए और वहां से अपने प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद फिर अगला आता है रीजनिंग। रीजनिंग तो सभी की अच्छी होती है, तो ये तो आप कर ही लोगे, ये तो आपकी बेसिक नॉलेज के बेस पर होती है। फिर आता है ICT, इसको भी बताने की नीड नहीं है क्योंकि कंप्यूटर है, आजकल कंप्यूटर तो हर बार पूछा ही जाता है, तो ये भी इसको बताने की नीड नहीं है। उसके बाद फिर आता है साइंस वाला पोर्शन। साइंस की मैंने वीडियो बना रखी है कि कौन से टॉपिक्स को आपको कहाँ से पढ़ना है, तो आप वो वीडियो देख लीजिए। अब आपने टॉपिक सारे पढ़ लिए हैं, ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, NCERT के जितने भी एग्जाम्पलर क्वेश्चंस हैं, अब आपको वो सोल्व करना है। जब आप एग्जाम्पलर क्वेश्चन सोल्व करोगे तो आपको वो क्वेश्चंस याद रहेंगे कि आपने उस पूरे चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा है, ठीक है। तो एग्जाम्पलर क्वेश्चन सोल्व कीजिए, साइंस आपकी और भी अच्छी हो जाएगी। हर चैप्टर के पीछे एग्जाम्पलर क्वेश्चन दिए हैं, MCQ भी दिए हुए हैं, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं, तो आप उसको जब सोल्व करते हैं, ठीक है, तो आपके जो साइंस के टॉपिक्स है वो अच्छे से कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आता है SST वाला पोर्शन। इसके लिए भी मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको कौन से टॉपिक है वो कहाँ से पढ़ने हैं। तो इसमें भी SST में आपका जो NCERT है 6 से लेकर 10 की NCERT वो करनी है, साथ में उसके जो क्वेश्चंस दिए हैं आपको वो अच्छे से करना है, तो आपका SST वाला पोर्शन भी यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। अब SST वाला पोर्शन जब आप लुसेंट जीके पढ़ते हो तो उसमें आधा ये कवर कर लेगा, ठीक। उसके बाद फिर हम बात करते हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो टीचिंग एप्टीट्यूड तो आप हर बार पढ़ते ही हो। टीचिंग एप्टीट्यूड में तो आपने जैसे HTET अगर एग्जाम दिया होगा तो आपने वहां पढ़ा होगा, या और भी एग्जाम है, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड आजकल हर चीज में आने लगा है। और टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस जो ऑफिशियल आया था उसमें भी टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक्स है वो दिए हुए हैं कि आपको इस टीचिंग एप्टीट्यूड में क्या क्या पढ़ना है। जैसे दीक्षा, पोर्टल, स्वयं प्रभा, ये वाले टॉपिक्स है आपको वो पढ़ने हैं। तो आप कोई भी जैसे मान लो दीक्षा टॉपिक पढ़ रहे हो तो आप गूगल पे सर्च मारो दीक्षा टॉपिक के बारे में, उसका एक पूरा सार देखो कि उसमें क्या क्या बताया गया है, तो वहां से आपका इजिली कवर हो जाता है, ठीक है। जो भी टॉपिक सिलेबस में दिए एक एक टॉपिक उठाइए, गूगल पे जाइए, सर्च कीजिए और उसके नोट्स बनाइए और उसको हर दिन अपने प्रैक्टिस में रखिए, तो आपका यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड हो जाएगा। वैसे आपने CTET में भी पढ़ा होगा, HTET, थोड़ा वो टीचिंग एप्टीट्यूड आता है तो आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद फिर बचता है यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज। अब इंग्लिश और हिंदी तो आपने अपनी 9th 10th में भी पढ़ी होगी, इसमें बेसिक ग्रामर आपका आएगा। इंग्लिश ग्रामर और हिंदी ग्रामर है, बेसिक आएगी। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो मैं हर बार एक ही बुक बताती हूँ, जो नीतू मैम की बुक आती है प्लिंथ टू पैरा अमाउंट, वो वाली बुक है, बेस्ट बुक है। उसमें जैसे अगर आप एक टॉपिक पढ़ते हो इंग्लिश में, नाउन टॉपिक पढ़ते हो, तो नाउन के फिर पीछे बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो दिए हैं, ठीक है। तो अगर आप उन क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी इंग्लिश है वो अच्छे से कवर हो जाएगी। उसके बाद है हिंदी। हिंदी में आप कोई भी 9th क्लास की या 10th क्लास की NCERT की बुक उठाइए। हिंदी ग्रामर में जो टॉपिक्स दिए हैं उसके पीछे फिर क्वेश्चंस दिए, अगर आप वो भी सोल्व कर लेते हो तो आपका
इजिली है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपका एग्जाम है वो चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम है, ठीक है। तो इतना डेप्थ में नहीं जाएगा, आपको सिर्फ ऊपर ऊपर का पढ़ना है, इजिली आपका कवर हो जाएगा। उसके बाद है फिर पंजाबी लैंग्वेज। पंजाबी लैंग्वेज आपको पता है 10 नंबर की आएगी। तो अगर आप अपना पंजाबी लैंग्वेज इधर जो 10 नंबर है, अगर आप इधर वेस्ट ना करके अगर आप इन पॉइंट्स पे ज्यादा अपनी पकड़ बनाते हो तो आप बेहतर कर पाओगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे हैं कि जो उधर पंजाबी बैकग्राउंड से नहीं है, तो उनके लिए पंजाबी लैंग्वेज को पढ़ना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है। तो जो आप 10 नंबर की मेहनत यहाँ पे करोगे, आप इसको छोड़ के अगर इन वाले पोर्शन पे मेहनत करते हो तो आप इजिली जितनी भी कट ऑफ निकलती है आप उसको कवर करोगे। तो मैं तो यही सलाह दूंगी कि जिसने भी पंजाबी लैंग्वेज नहीं पढ़ी है वो इस यहाँ से अपना 10 नंबर हटाए, और जितनी भी 10 नंबर की मेहनत है अगर आप इस पे कवर करते हो तो आपका इजिली कट ऑफ से आप पार कर जाओगे, ठीक है। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी कि कैसे आपको 1 मंथ में अब पढ़ना चाहिए। अब आप हर एक दिन आपको बस प्रैक्टिस करना है। टॉपिक आप अब तक पढ़ ही चुके होंगे, टॉपिक्स उठाए, उसके बाद फिर जितने भी एनसीईआरटी में पीछे एग्जाम्पलर क्वेश्चन है अगर आप वो भी ढंग से कर लेते हो, ठीक है। मान लो आपने फिजिक्स का कोई टॉपिक उठाया तो अगर उसके क्वेश्चन आप न्यूमेरिकल कर लेते हो तो आपका इजिली ये एग्जाम में अच्छे से कवर हो जाएगा। आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है। अगर स्ट्रेटेजी अच्छी लगी है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।